हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इस सेशन में जनरल साइंस के 30 एमसीक्यूज़ करते हैं और जो कि 3 पार्ट में होते हैं, एक फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और हर एक सेशन से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के होते हैं और इनसे बाहर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें साइंस के क्वेश्चन आते ही आते हैं और वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला सेशन है भौतिक विज्ञान यानी फिज़िक्स। देखते हैं पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 11 नंबर से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इससे पहले भी एक क्लास हो चुके हैं, उसमें 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं किया है तो वो क्लास ज़रूर ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने लोग इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो फिर हम लोग आगे क्लास में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के भी डिटेल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेके आएंगे फिर यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो ऑप्शन ए उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विद्युत सामर्थ्य यानी इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक वाट होता है। इसके अन्य बड़े मात्रक किलोवाट और मेगावाट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। ऑप्शन ए है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन बी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। ऑप्शन सी पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, जिससे जल का क्वथनांक घट जाता है और पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। इसलिए ऊंचाई पर जाने पर खाना देर से पकता है और मैदानी इलाकों में शीघ्र पक जाता है। आज का तीसरा सवाल है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण। ऑप्शन बी कुंडली में घर्षण के कारण। ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। आज का चौथा सवाल है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि। ऑप्शन ए संकेत दुर्बल हैं। ऑप्शन बी एंटीना दुर्बल है। ऑप्शन सी वायु संकेत को शोषित कर लेती है। ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह वक्राकार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन केंद्र से प्रसारित की जाने वाली तरंगें एक निश्चित दूरी के बाद एंटीना के द्वारा नहीं ग्रहण की जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तरंगें पृथ्वी की सतह से ना टकराकर आगे बढ़ जाती हैं। तरंगें पृथ्वी की सतह से ना टकराकर आगे बढ़ जाती हैं। पांचवा सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। गैलीलियो ने, गुटेनबर्ग ने, एडिसन ने या फिर ग्राहम बेल ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तपायनिक उत्सर्जन की खोज एडिसन ने की थी। माइक्रोफोन एवं टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी तथा प्रिंटिंग प्रेस की खोज जॉन गुटेनबर्ग ने की थी। छठा सवाल है, मृग तृष्णा उदाहरण है। ऑप्शन ए अपवर्तन का। ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्शन सी विक्षेपण का। ऑप्शन डी विवर्तन का। सही जवाब है ऑप्शन बी मृग तृष्णा एक दृष्टिभ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम से बिल्कुल ही नहीं जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। जब हम रोड पे चलते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत लॉन्ग
डिस्टेंस की पे चल रहे होते हैं तो हमें दिखता है कि अब सामने वो पानी जैसा दिखता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा बोलते हैं। एक्चुअली वो होता नहीं है, वो सिर्फ दिखता है। आज का 7वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए मैनोमीटर दाब के साथ, कार्ब्यूरेटर मतलब कार्ब्यूरेटर्स को बोलते हैं हम लोग आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय गति के लिए, सिस्मोमीटर पृष्ठ तनाव की वक्रता के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। जो ज़मीन से जो भूकंप निकलता है तो उसमें एक वेव निकलती है, जिसे हम सिस्मिक वेव कहते हैं, और उसी वेव को नापने के लिए सिस्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठ तल वक्रता स्फेरोमीटर से मापी जाती है। मैनोमीटर से दाब, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ से हृदय गति की माप की जाती है। क्योंकि कार्डियक अटैक जो होते हैं इसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, इसलिए वो कार्डियोग्राफ से हृदय की जो गति होती है उसको मापी जाती है। कार्डियो से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो हार्ट से या दिल से रिलेटेड होती है, इसलिए उसे कार्डियोग्राफ के द्वारा नापा जाता है। 8वां सवाल, गति प्रेरक का कार्य होता है। ऑप्शन ए, यह हृदय स्पंदन काम कम करता है। यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। ऑप्शन सी, यह हृदय स्पंदन बढ़ाता है। ऑप्शन डी, यह हृदय में रुधिर प्रवाह तेज करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गति प्रेरक या पेसमेकर। अब हम हमेशा देखते होंगे कि जिसके आसपास के लोगों में आपने सुना होगा या देखा होगा कि जिनको कार्डियक अटैक होता है, इसको हार्ट अटैक होता है, वो लोग का ऑपरेशन होता है और उनको उसके हार्ट में या दिल में एक पेसमेकर लगा दिया जाता है। तो वहाँ पे इसी को बोलते हैं गति प्रेरक, इसे हम पेसमेकर बोलते हैं। पेसमेकर का कार्य हृदय स्पंदन को बढ़ाना है। इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय असामान्य गति से कार्य करने लगता है। 9वां सवाल है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए, थर्मोपाइल। ऑप्शन बी, सौर सेलें। ऑप्शन सी, डायनामो। ऑप्शन डी, लघु नाभिकीय रिएक्टर। का सही जवाब है ऑप्शन बी, कृत्रिम उपग्रह में सौर सेलें लगी रहती हैं जो सूर्य के प्रकाश से विद्युत उत्पन्न करती हैं, जिसका उपग्रह में उपयोग होता है। आज का 10वां सवाल है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन से। ऑप्शन दो, गुरुत्वीय संकुचन से। ऑप्शन तीन, रासायनिक अभिक्रिया से। ऑप्शन चार, नाभिकीय विखंडन से। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए, 1 एवं 2। ऑप्शन बी, 1, 2 एवं 3। ऑप्शन सी, 1 एवं 4। या ऑप्शन डी, 2 एवं 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तारे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनका तापमान बढ़ जाता है। इसके बाद नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संलयन से दो हाइड्रोजन अणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और ऊर्जा भी उत्सर्जित करते हैं। आज का दूसरा भाग है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। पहला सवाल है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। पहला है ऑप्शन हाइड्रोमीटर से। ऑप्शन बी, ब्यूरोमीटर से। ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर से। या ऑप्शन डी, थर्मामीटर से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दूध का आपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। आपने देखा होगा आसपास में जब लोग दूध की डेयरी हो या फिर जो लोग दूध देने आ रहे हों, वो अब अपने साथ एक लैक्टोमीटर लेके चल रहे होते हैं। वो जो मार्केट में बहुत ही आसानी से बहुत कम दामों में मिल जाता है, उसे लैक्टोमीटर कहते हैं। इससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। इसके द्वारा दूध की शुद्धता का पता चलता है। हाइड्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है और थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। आपने थर्मामीटर तो देखा ही होगा, वो अक्सर लोगों के घर पे होता है। जब बुखार आता है तो लोग थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि बुखार की टेम्परेचर को पता किया जाए कि अभी कितना डिग्री टेम्परेचर है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ऑप्शन बी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। ऑप्शन डी, नाइट्रोग्लिसरीन। का सही जवाब है ऑप्शन डी, नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है। यह एक भारित है, तैलीय एवं रंगहीन विस्फोटक तरल होता है। यह नाइट्रेटिंग ग्लिसरॉल से प्राप्त होता है। तीसरा सवाल है,
किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका पीएच मान क्या होता है, इस वस्तु का पीएच मान क्या होता है, इंसान के अंदर जो बॉडी में जो ब्लड होता है जिसका रक्त बोलते हैं उसका पीएच स्तर क्या होता है, पानी का पीएच स्तर क्या होता है। ये सब सारे ये क्वेश्चन इस एग्जाम में रहते ही रहते हैं। ऑप्शन ए है 4.5 टू 4.6 पीएच, ऑप्शन बी 6.45 टू 6.55 पीएच, ऑप्शन सी 7.35 टू 7.45 पीएच, या ऑप्शन डी 8.25 टू 8.35 पीएच। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर 3.75 से 7.35 से 7.45 होता है। पीएच मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों को अम्लीयता एवं क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। इसका मान हाइड्रोजन आयन H के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक के बराबर होता है। चौथा सवाल है, नीलम रासायनिक रूप में कैसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी लेड टेट्राऑक्साइड, ऑप्शन डी बोरॉन नाइट्राइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नीलम एल्यूमिनियम का अयस्क है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड AlZO3 रूप में पाया जाता है। पांचवा सवाल है, निम्न में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? स्ट्रेंजर मतलब अजनबी गैस जिसको बोलते हैं हम लोग। स्ट्रेंजर गैस मतलब अजनबी गैस के नाम से भी उसको जाना जाता है। स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी। ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी जिनॉन, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जिनॉन एक अक्रिय गैस है, इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। हीलियम यानी He, नियॉन यानी Ne, आर्गन An, क्रिप्टन Kn, जेनन Xe तथा रेडॉन Rn आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, इसी कारण इन तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। छठा सवाल है, निम्न गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में होने वाले अधिकतर विस्फोटकों का कारण है? जो खान होते हैं जगह जगह, जैसे कोयले के खान होते हैं और ये सोने के खान होते हैं, बहुत सारी जगह खान बने होते हैं, उनमें जो विस्फोट होता है उसका कारण क्या होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, ऑप्शन सी मीथेन एवं वायु, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मीथेन एवं वायु का मिश्रण खानों में होने वाले विस्फोट का कारण होता है। खानों में सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं। इन्हीं में वायु की मात्रा मिश्रित होने पर विस्फोट होता है। वायु के साथ 5.15% मीथेन की मात्रा को मिलाने से विस्फोट होता है। सातवां सवाल है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु सबसे भारी धातु है? ऑप्शन ए लिथियम एवं पारा, ऑप्शन बी लिथियम एवं ऑस्मियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम एवं पारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। उपरोक्त धातु युग्मों में से सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु क्रमशः लिथियम एवं ऑस्मियम है। मतलब सबसे हल्की धातु लिथियम होती है और सबसे जो भारी धातु होती है वो ऑस्मियम होती है। जो दिए गए पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये दो धातु हैं। आठवां सवाल है, निम्न रासायनिकों पर विचार कीजिए। बेंजीन, नंबर 2 कार्बन टेट्राक्लोराइड, 3 सोडियम कार्बोनेट, या 4 ट्राइक्लोरोएथिलीन। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे निर्जल धुलाई है रासायनिकों के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1, 2 तथा 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 तथा 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। निर्जल धुलाई हाइड्रोक्लीनिंग की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल के अतिरिक्त किसी अन्य विलाई द्वारा धुलाई की जाती है। निर्जल धुलाई में प्रयोग किए जाने वाले रसायन हैं बेंजीन, स्टोडार्ट, सॉल्वेंट, कार्बन
टेट्राक्लोराइड और ट्राईक्लोरोइथेन। 9वां सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथनों का कूट बताएं। पहला है, चाय तथा कॉफ़ी का संघटक है कैफीन एक के मूत्र वर्धक होता है। दूसरा है, मृत्यु पेय मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स में साइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। तीसरा है, एस्कॉर्बिक अम्ल हड्डियों तथा दांतों के निर्मित होने के लिए आवश्यक है। चौथा है, हमारे पोषण में एस्कॉर्बिक अम्ल के लिए सिट्रिक अम्ल एक अच्छा प्रतिस्थापक है। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन सी केवल तीन और चार, ऑप्शन डी एक, दो, तीन और चार। का सही जवाब है ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल साइट्रिक अम्ल का अच्छा प्रतिपादक नहीं है। अन्य कथन सही है। 10वां सवाल है, इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्राय कौन से पदार्थ का प्रयोग मिला जाता है। ऑप्शन ए लोहा तथा टीन, ऑप्शन बी सीसा तथा टीन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम तथा सीसा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम तथा लोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोल्डन मिश्रण धातु गलनशील प्रक्रिया होती है जो 450 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड या 840 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर गलन बिंदु पर पहुंचती है और पिघला पदार्थ धात्विक सतह से जुड़ जाता है। आज का तीसरा सेशन है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पत्तियां जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती हैं। दूसरा है, जड़ भोजन के संश्लेषण का कार्य करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन दो केवल दो, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे पाचन, स्वांगीकरण तथा अवशोषण। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशेष कार्य करते हैं। जड़ जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। पत्तियां भोजन संश्लेषण का कार्य करती हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक में पाया जाता है। दूसरा है, क्रोमोसोम जिसे गुणसूत्र भी कहते हैं कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा ऐसे सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आदि कोशिका के संगठक हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। केंद्रक कोशिका के अंदर मध्य भाग में एक गोलाकार इकाई है। केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो क्रोमोसोम कहलाते हैं। यह अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करते हैं। तीसरा सवाल है, सजीवों में अनुवांशिक की इकाई क्या कहलाती है। ऑप्शन ए क्रोमोसोम, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन डी रक्त यानी ब्लड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोशिका के केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है जिसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ये जीव के धारक हैं। जीन सजीवों में अनुवांशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को अनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण या ट्रांसफर का नियंत्रण करते हैं। सजीव कोशिका के समग्र संगठक को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। चौथा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणु और नीले हरे शैवाल यूकैरियोट्स हैं। दूसरा है, प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाएं प्रोकैरियोट्स हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जैसे जीवाणु और नीले हरे शैवाल
प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, वे यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। पांचवा सवाल है, कोशिका द्रव एवं केंद्रिका द्रव को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन बी गाल्जी इकाई, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सजीव कोशिका के समग्र संगठक को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव दोनों शामिल रहता है। यह कोशिका का जीवित पदार्थ भी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का को ऊर्जा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है, जो जिसे हम एनर्जी होम बोल सकते हैं। गाल्जी इकाई कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहलाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इससे क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं कि राइबोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कौन क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जंतुओं में पाई जाने वाली रिक्तिका सामान्यतः बड़ी होती है। दूसरा है, पौधों की कोशिकाओं में पाई जाने वाली रिक्तिका छोटी होती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा ऐसे सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। कोशिका द्रव के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचना रिक्तिका कहलाती है। पौधों की कोशिकाओं में रिक्तिका आमतौर पर एक एवं बड़ी हो सकती है। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनेक और बहुत छोटी होती हैं। सातवां सवाल है आज का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्लास्टिड पौधों एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। दूसरा, यह विभिन्न रंगों के होते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा ऐसे सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। प्लास्टिड पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में फैली रहती है। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये विभिन्न रंगों के होते हैं। उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। आठवां सवाल है, निम्नलिखित को विकास की प्रथम अवस्था से शुरू कर आखिरी अवस्था तक क्रम से सजाइए। ऑप्शन ए भ्रूण, ऑप्शन दो अंडाणु, ऑप्शन तीन शिशु, या ऑप्शन चार युग्मनज। आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 4 1, ऑप्शन सी 2 1 4 3, या ऑप्शन डी 2 4 1 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। विकास प्रक्रिया में सर्वप्रथम अंडाणु और शुक्राणु की आवश्यकता पड़ती है। निषेचन के उपरांत युग्मनज का निर्माण होता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद नवजात शिशु का जन्म होता है। नौवां सवाल है, कथन मुर्गों में आंतरिक निषेचन होता है कारण मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी बच्चा को जन्म देती है। ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही है पर कारण कथन की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जो निषेचन शरीर के अंदर होता है वह आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी आदि जो निषेचन शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेंढक आदि के अंदर मुर्गी अंडा देती है ना कि बच्चों को जन्म देती है। सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए मेढक के अंडे कवच से ढके होते हैं। ऑप्शन बी मेढक में आंतरिक निषेचन होता है। ऑप्शन सी मेढक के अंडे कठोर होते हैं। ऑप्शन डी मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे, मेढक जिसे हम फ्रॉग बोलते हैं, मेढक के अंडे के कवच अंडे जो होते हैं वो कवच से ढके नहीं होते तथा यह अपेक्षाकृत कोमल होते हैं। जिस तरह से मुर्गी के अंडे कड़े होते हैं जो वाइट
कलर का लेयर होता है जो थोड़ा कड़े होते हैं, सख्त होते हैं, वैसे मेढक के अंडे नहीं होते हैं, जो थोड़ा मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं। मेढक में नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, इसलिए इसमें बाह्य निषेचन होता है। मेढक मछली की तरह एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं। ये था आज का क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये क्लास कैसा लगा, आप अपने सुझाव कमेंट्स करके बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।